इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन उलझे हुए दौर में ले जाते हैं। ये समय है 750 से 1206 ईस्वी के बीच का। मतलब वो 450 साल जब भारत, जो कभी एक बड़ी शक्ति हुआ करता था, छोटे छोटे राज्यों में कह सकते हैं कि बिखर गया। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इन स्रोतों की मदद से ये समझना है कि आखिर हुआ क्या था, वो कौन सी दरारें थीं जिनके वजह से भारत इतना बिखर गया कि बाहरी ताकतों के लिए दरवाजे खुल गए। और ये कहानी शुरू होती है एक बड़े शून्य से। सम्राट हर्षवर्धन के बाद भारत में कोई एक बॉस नहीं बचा था जो पूरे देश को एक साथ रख सके। अच्छा। और इसी खालीपन में उत्तर भारत की राजनीति में कई राजपूत कुलों का उदय हुआ, जैसे प्रतिहार, चौहान, चंदेल। इसीलिए कई इतिहासकार इसे राजपूत काल भी कहते हैं। लेकिन ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? हाँ, ये किसी एक राजपूत साम्राज्य का दौर नहीं था, बल्कि ये कई राजपूत शक्तियों के आपसी टकराव का, आपसी लड़ाई का दौर था। तो मतलब देश का कोई एक मालिक नहीं था, बस छोटे छोटे इलाके थे और हर इलाके का अपना एक दादा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी व्यवस्था को हम सामंतवाद या फ्यूडलिज्म कहते हैं। कहने को तो यह सामंत राजा के नीचे काम करते थे, पर अपने इलाके में इनकी ही चलती थी। तो इससे तो देश राजनीतिक तौर पर सैकड़ों टुकड़ों में बंट गया होगा। बट ही गया था। और जब इतने सारे खिलाड़ी मैदान में हों तो हर कोई सबसे बड़े इनाम पर नजर गड़ाए रखता है। और वो इनाम था कन्नौज। मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि कन्नौज ही क्यों? ऐसा क्या खास था उस शहर में कि उस पर कब्जे के लिए भारत की 3 सबसे बड़ी शक्तियां लगभग 200 साल तक लड़ती रहीं? कन्नौज उस दौर का दिल्ली या मुंबई समझिए। ओके। ये गंगा घाटी के सबसे उपजाऊ इलाके में था, जहां से व्यापार के सारे रास्ते गुजरते थे। तो जिसका कन्नौज पर कब्जा, उसका पूरे उत्तर भारत पर दबदबा। तो ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक स्टेटस सिंबल था। शक्ति, सम्मान और प्रभुत्व का प्रतीक। इसीलिए इस पर कब्जे की लड़ाई कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, बल्कि एक महासंग्राम बन गई, जैसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यहाँ से कहानी में असली मोड़ आता है। ये तीनों महाशक्तियां कौन थीं और उनकी लड़ाई किस तरह की थी? इसे ऐसे समझिए जैसे आज के दौर में 3 बड़ी कंपनियां एक ही बाजार पर कब्जा करने के लिए लड़ रही हों। दिलचस्प। और ये 3 कंपनियां थीं पूर्वी भारत से पालवंश, पश्चिमी भारत से गुर्जर प्रतिहार और दक्कन से राष्ट्रकूट। तीनों ही एक दूसरे से बेहतर थे और तीनों ही कन्नौज को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। चलिए एक एक करके इन तीनों वंशों को समझते हैं। पाल वंश के बारे में क्या अनोखा था? पाल वंश की शुरुआत ही बहुत यूनिक है। उनके पहले राजा गोपाल को किसी वारिस के तौर पर गद्दी नहीं मिली थी। तो फिर कैसे? उस इलाके में इतनी अराजकता फैल गई थी कि लोगों ने तंग आकर खुद गोपाल को अपना राजा चुन लिया। ये उस जमाने के हिसाब से एक तरह का चुनाव ही था। वाह, ये तो बहुत प्रोग्रेसिव बात लगती है उस दौर के हिसाब से। बिल्कुल। और पाल शासक बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। धर्मपाल नाम के एक राजा ने तो उस दौर की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा को भी बहुत दान दिया। मतलब पाल वंश शिक्षा और संस्कृति पर ध्यान दे रहा था। तो फिर गुर्जर प्रतिहार क्या कर रहे थे? हमारे स्रोत कहते हैं कि उन्होंने अरब आक्रमणकारियों को रोका। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। लगभग 200 सालों तक गुर्जर प्रतिहारों ने भारत की पश्चिमी सीमा पर एक दीवार की तरह काम किया। एक दीवार? हाँ, उन्होंने सिंध से आगे बढ़ने वाले अरब हमलों को इतनी सफलता से रोका कि भारत का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय तक सुरक्षित रहा। उनका सबसे शक्तिशाली राजा था मिहिर भोज। मिहिर भोज। उसने आदि वराह की उपाधि ली थी, जो भगवान विष्णु का अवतार है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था कि मैं अपनी प्रजा का रक्षक हूं। और तीसरी शक्ति थे दक्कन के राष्ट्रकूट। मैंने सुना है कि कला और वास्तुकला में उनका कोई मुकाबला नहीं था। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का जिक्र तो लगभग हर स्रोत में है। और होना भी चाहिए। 1 मिनट के लिए सोचिए, आपको एक पहाड़ दिया जाए और कहा जाए कि इसे तराश कर एक मंदिर बनाओ। ईंट या पत्थर जोड़ना नहीं है, बल्कि पहाड़ को ही काट काट कर मंदिर का आकार देना है। राष्ट्रकूटों ने यही किया। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। 1 मिनट, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब उन्होंने एक पूरी चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ छेनी हथौड़े से तराशा? हाँ। कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं थी। आज के आर्किटेक्ट्स के लिए भी एक नामुमकिन सा काम लगता है। बिल्कुल, यही बात इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार बनाती है। और सिर्फ कला ही नहीं, राजा अमोघ वर्ष खुद एक विद्वान थे और उन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नाम का एक मशहूर ग्रंथ लिखा। तो तीनों ही वंश अपनी अपनी जगह पर महान थे। हाँ,
लेकिन फिर भी ये तीनों 200 साल तक लड़ते रहे। इस महासंग्राम का आखिर नतीजा क्या निकला? कौन जीता? यही तो सवाल है। दुख की बात यही है कि कोई नहीं जीता। 200 साल की इस जंग ने तीनों शक्तियों को अंदर से खोखला कर दिया। उनकी सेनाएं थक गईं, खजाने खाली हो गए। तो एक तरह से सब हार गए, कह सकते हैं। इस गृह युद्ध ने उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्तियों को इतना थका दिया कि जब एक नई चुनौती उत्तर पश्चिम से आई तो उनके पास ना तो कोई साझा रणनीति थी, ना ही इच्छा शक्ति। तो जब ये तीन बड़ी शक्तियां कमजोर हो रही थीं, तो क्या भारत के बाकी हिस्सों में शांति थी या वहां भी अपनी अपनी छोटी छोटी लड़ाइयां चल रही थीं? बहुत अच्छा सवाल है। भारत के बाकी हिस्सों में भी कई नए सितारे चमक रहे थे। मध्य भारत में, जिसे आज हम बुंदेलखंड कहते हैं, चंदेल राजाओं का शासन था। हाँ। उनकी राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो के मंदिर। जी, उन्होंने ही वहां उन विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया जो आज भी अपनी अद्भुत मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं। और पश्चिम में गुजरात की तरफ? गुजरात में सोलंकी वंश का राज था, जिन्हें चालुक्य भी कहते हैं। वे भी कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाए। दिलवाड़ा के मंदिर, उनकी नक्काशी तो वाकई किसी जादू जैसी लगती है। हाँ, इतनी बारीक कारीगरी है कि लगता है जैसे पत्थर को मोम की तरह तराशा गया हो। और चौहान, पृथ्वीराज चौहान का नाम तो हम सबने सुना है। अक्सर मोहम्मद गोरी के साथ ही उनका जिक्र होता है। लेकिन उस लड़ाई से पहले वो किस तरह के शासक थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय अपने वंश के सबसे ताकतवर शासक थे। वो एक महान योद्धा थे और उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कई लड़ाइयां जीती। उनकी वीरता के किस्से पृथ्वीराज रासों में मिलते हैं। लेकिन उनके पड़ोसी राजा उनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा थे, है ना? हाँ, उनकी यही आक्रामक नीति शायद उनके लिए बाद में एक कमजोरी भी साबित हुई। तो एक तरफ ये राजा लड़ रहे हैं, अपनी सल्तनत बना रहे हैं और शानदार मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था? आम आदमी की दुनिया काफी बदल रही थी। अर्थव्यवस्था ज्यादातर गांव और खेती पर निर्भर हो गई थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भारत का यूरोप के साथ समुद्री व्यापार लगभग ठप हो गया था। अच्छा। समाज में जाति व्यवस्था पहले से ज्यादा कठोर हो गई और दुर्भाग्य से कई स्रोतों से पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का चलन भी इसी दौर में बढ़ा। एक मिनट, ये तो बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि व्यापार कम हो गया, अर्थव्यवस्था ग्रामीण हो गई, और दूसरी तरफ खजुराहो और दिलवाड़ा जैसे अजूबे बन रहे थे। ये पैसा कहाँ से आ रहा था? ये इस युग का सबसे दिलचस्प विरोधाभास है और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। तो क्या ये मंदिर सिर्फ राजाओं की शान के लिए थे? नहीं, मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थे। वे उस दौर के सबसे बड़े बैंक, जमींदार और आर्थिक केंद्र थे। बैंक? हाँ, राजा और व्यापारी मंदिरों को भारी दान देते थे, सोना, चांदी, जमीन। मंदिर इस धन को व्यापार में लगाते थे, कर्ज देते थे और लोगों को रोजगार भी देते थे। तो एक तरह से मंदिरों ने अपनी अर्थव्यवस्था बना रखी थी। वाह, मतलब मंदिर उस समय की मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे थे। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया, तुर्की आक्रमण। एक निर्णायक मोड़। ये तुर्क भारत आए क्यों? इसके दो मुख्य कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण था भारत का बेशुमार धन, जो इन्हीं मंदिरों में इकट्ठा था। और दूसरा कारण था इस्लाम का प्रचार। धन और धर्म। हाँ, इन दोनों ने मिलकर उन्हें भारत की ओर खींच लिया। और इसी सिलसिले में पहला बड़ा नाम आता है महमूद गजनवी का। 17 बार आक्रमण। उसका मकसद क्या था? महमूद गजनवी एक लुटेरा था, साम्राज्य निर्माता नहीं। उसका एकमात्र मकसद था भारत से ज्यादा धन लूटकर अपने शहर गजनी को शानदार बनाना। और उसका सबसे भयानक हमला सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, है ना? हाँ, 1025 में उसने वहां से इतनी दौलत लूटी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके हमलों ने राजपूत राजाओं की एक बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया। वो कभी एकजुट होकर उसका मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन गजनवी के साथ एक विद्वान भी तो आया था, अल-बिरूनी। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण बात है। महमूद जहां एक तरफ विनाश ला रहा था, वहीं अल-बिरूनी ज्ञान की खोज कर रहा था। उसने संस्कृत सीखी और किताब उल हिंद नाम की एक जबरदस्त किताब लिखी, जो आज भी एक बहुत जरूरी स्रोत है। बिल्कुल, उस समय के भारत को समझने के लिए एक अनमोल खजाना। और फिर गजनवी के लगभग 150 साल बाद आया मोहम्मद घोरी। वो गजनवी से कैसे अलग था? गोरी का मकसद सिर्फ लूटना नहीं था, वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। और यहीं पर पृथ्वीराज चौहान की कहानी निर्णायक हो जाती है। हाँ,
1191 में तराइन के मैदान में पहली लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को बुरी तरह हराया। गोरी जान बचाकर भागा। लेकिन भारतीय राजाओं ने उसे जाने दिया। हाँ, और यही शायद एक गलती थी। उन्होंने या तो गोरी की ताकत को कम आंका या अपनी जीत से संतुष्ट हो गए। और गोरी 1 साल बाद वापस आया पूरी तैयारी के साथ। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई। ये भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक है। और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए। हाँ, और ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये एक तरह से पूरे उत्तर भारत के राजनीतिक सिस्टम को लगा एक गहरा सदमा था। इसी हार ने भारत में तुर्की शासन की स्थायी नींव रख दी। तो यहीं से भारत के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है। बिल्कुल। गौरी की मृत्यु के बाद उसके एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, और इसी के साथ राजपूत काल का ये अध्याय समाप्त होता है। तो अगर हम इस 450 साल की लंबी और उलझी हुई कहानी का सार निकालें, तो हम उस शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं, भारत बिखरा क्यों? सार यही है कि ये युग राजनीतिक बिखराव का था। कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी। राजा लगातार आपस में ही लड़ते रहे, अपनी ऊर्जा एक दूसरे को हराने में ही खर्च करते रहे। लेकिन सांस्कृतिक रूप से ये बहुत समृद्ध दौर था। हाँ, खासकर वास्तुकला के क्षेत्र में। लेकिन अंत में यही राजनीतिक फूट और एकजुट होकर मुकाबला ना कर पाने की नाकामी बाहरी आक्रमणकारियों के सामने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई।